वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी की क्लास में आज हम ले रहे हैं नई औद्योगिक नीति 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। 24 जुलाई 1991 को उद्योग राज्य मंत्री श्री पीजे कुरियन ने संसद में भारत सरकार की नई औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की। इस नई नीति से देश के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक व्याप्त कई लाइसेंस प्रतिबंधों, औद्योगिक नियंत्रणों तथा नौकरशाही के अवांछित हस्तक्षेप का समापन हुआ और देश के तीव्र औद्योगिकरण के लिए नए व्यावहारिक दृष्टिकोण, औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उदारता और विदेशी पूंजी विनियोग को बढ़ावा मिला। इससे देश के औद्योगिकरण में स्थायित्व के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। केंद्र सरकार की ये नई औद्योगिक नीति निस्संदेह एक युग परिवर्तनकारी दस्तावेज साबित हुई है। अब इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हम लेते हैं। नई औद्योगिक नीति में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त उदारता, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से मुक्ति, प्रतिबंधों का समापन तथा विदेशी पूंजी के 51% तक भागीदारिता की छूट के साथ साथ कई 100% स्वामित्व एवं नियंत्रण से छूट मिल गई। और बाद के स्पष्टीकरण से ऐसा लगने लगा कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी पूंजी विनियोग एवं औद्योगिक विकास में सक्रिय भाग लेने की काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई है। तो इस नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें हम सबसे पहले लेते हैं। पहली विशेषता है इसकी सुरक्षा एवं यौद्धिक महत्व के कुछ उद्योगों को छोड़ लगभग सभी प्रकार की परियोजनाओं में लाइसेंस से छूट मिल गई। इस नई नीति में केवल 18 प्रकार के उद्योगों को छोड़कर, जिनमें विलासिता के सामान, सुरक्षा, पर्यावरण, खतरनाक रसायन आदि का समावेश है, शेष सभी उद्योगों की स्थापना करने और उनका विस्तार करने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रही। दूसरी विशेषता, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की सीमा जो 40% थी उसे बढ़ाकर 51% कर दिया गया। बाद में सरकारी स्पष्टीकरण में यह संकेत दिया गया कि विदेशी विनियोग 100% तक करने पर सरकार विचार कर सकती है। इससे भारत में विदेशी पूंजी विनियोग का द्वार खुला और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्राप्त हुई और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीसरी विशेषता हम देखते हैं कि विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में कोई प्रतिबंध नहीं रखा, बल्कि उदारता का रुख अपनाया गया, जिससे देश में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। चौथी विशेषता, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार ने अपने विनियोग को घटाकर संसाधन जुटाने और बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपने हिस्से के शेयरों का एक म्यूचुअल फंड, वित्तीय संस्थाओं, आम जनता और मजदूरों के लिए रखने की बात कही। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को व्यावसायिक बनाया गया तथा अधिक अधिकार दिए जाने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार इकाइयों को औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण निगम को सौंप दिया गया
और इससे जो श्रमिक विस्थापित हुए उनकी रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार वाली यानी कि MRTP कंपनियों की प्रारंभिक संपत्ति सीमा समाप्त कर दी गई। इससे उद्योगों की स्थापना में विस्तार और विलीनीकरण आदि कई प्रतिबंध स्वतः समाप्त हो गए और भारत सरकार से मंजूरी की आवश्यकता भी इससे समाप्त हो गई। नेक्स्ट, एकाधिकार प्रतिबंध एवं अनुचित व्यवहार कानून को नियंत्रित एवं नियमित किया गया और आयोग को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच का अधिकार इसके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में 8 उद्योग रखे गए थे। उनमें भी 93-94 में कटौती कर केवल 6 उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए। 18 उद्योगों में अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था जारी रखी गई, किंतु 93-94 में संशोधन कर उनकी भी संख्या कम करके 15 कर दी, जिनके लिए कि अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी। फिर लघु उद्योग की इकाइयों के लिए भी 18 उद्योगों में लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं रहा। विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक औद्योगिक प्रौद्योगिक ट्रांसफर के लाभ की दृष्टि से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी विनियोग का स्वागत किया गया। आयातित पूंजीगत माल की खरीद में विदेशी पूंजी निवेश होने पर भी स्वीकृति मिल गई और आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा नियंत्रण में भी परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 1 करोड़ रुपए तक की लागत के विदेशी तकनीकी समझौतों को स्वतः स्वीकृति मिल गई, पर उसमें रॉयल्टी का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट, बीमार मिलों के सुधार हेतु प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता तथा श्रमिकों की सहकारिता को बढ़ावा देने की नीति में व्यवस्था की गई। ये 91 की नीति की प्रमुख विशेषताएं थी, लेकिन बाद के वर्षों में इनमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो उन परिवर्तनों को हम लेते हैं। इनमें जो मुख्य संशोधन है वो इस तरह से हैं। केवल 5 उद्योगों, जो कि 18 में से थे, की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता की गई और ये 5 उद्योग निम्न हैं। पहला, अल्कोहलिक पेयों का आसवन तथा इनसे शराब निकालना। दूसरा, तंबाकू के सिगरेट तथा अन्य तंबाकू निर्मित उत्पाद। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस व सुरक्षा उपकरण। चौथा, औद्योगिक विस्फोटक। और 5वां, खतरनाक रसायन। दूसरा जो चेंज किया गया वह था इसमें दिसंबर 1996 तक उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को 51% किया गया। फिर 13 सरकारी खनिजों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट, मात्र 3 उद्योगों को ही सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया और ये 3 उद्योग थे हैं परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेलवे परिवहन और तीसरा परमाणु ऊर्जा आदेश 1993 में शामिल खनिज। अगला जो संशोधन था वह दूर संचार क्षेत्र में निवेश से संबंधित था। फिर इसके बाद मोडवेट प्रणाली के स्थान पर सैनवेट प्रणाली को लागू किया गया और लघु उद्योगों की इकाइयों को नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इनमें 24% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। तो इस तरह से 1991 की औद्योगिक नीति की काफ़ी अच्छी विशेषताएं रही और उसके फलस्वरूप देश में
औद्योगिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, जो प्रतिबंधात्मक वातावरण था, उसमें जो है उदारता का वातावरण बना, यानी कि प्रतिबंध और लाइसेंसिंग सी नीति से अर्थव्यवस्था को, उद्योगों को मुक्ति मिली और विदेशी पूंजी निवेश को उदार बनाया गया। इस संबंध में ऐसा करने से देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में तीव्रता आई और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थायित्व के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से औद्योगिक नीति जो 1991 की है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई मूलभूत परिवर्तन किए गए थे। अतः यह निस्संदेह एक युग परिवर्तनकारी नीति साबित हुई है। थैंक यू।